हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आप सभी को मेरी तरफ से पहली बात हैप्पी होली, बहुत सारी शुभकामनाएं। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन रहता है उसके आगे का पोर्शन। पिछली बार हमने थोड़ा सा चैप्टर कर लिया था, हमने थोड़ा सा कार्डिक साइकिल वगैरह के बारे में पढ़ा था। हमने कार्डिक साइकिल वगैरह के बारे में पढ़ लिया था और हमने डबल सर्कुलेशन वगैरह भी पहले चीजें कर ली हैं। आज हम अपना दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, हार्ट रेगुलेशन और कुछ डिसीज उससे रिलेटेड। ये सारा पोर्शन आज हमारा रहेगा जो हमें आज पढ़ना है। ठीक है, तो पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं हम अपना इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। होता क्या है पहले समझेंगे। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, देखिए आपने सभी ने हॉस्पिटल्स में एक मशीन देखी है जिनका हार्ट कट सर्जरी वगैरह हो रहती है, उनके चेस्ट पे काफी सारे वो लगा देते हैं पैचेस, लगी रहती है लीड्स वगैरह। उससे क्या होता है, टीवी से दिखा देता है, उसके अंदर क्या होता है, हार्ट की ऐसे दिख रही होती है, ऊपर नीचे लाइनें जा रही होती हैं। आप सभी ने मूवीज में कई बार देखा होगा, उसमें कई बार वो दिल वगैरह बना देते हैं इस तरह करके। वो सब नहीं जो आपने देखा होगा, इस तरह की लाइन देखी ऐसी ऐसी नहीं, इस तरह की आपने लाइन पहले देखी होगी। देखिए इस तरह की, ये आप सबने इस तरह से कुछ देखा होगा हार्ट का हॉस्पिटल्स वगैरह में। कुछ लोग इसमें और डिजाइन वगैरह बना देते हैं कुछ ऐसे करके, ये सब हमें नहीं बनाना खैर। लेकिन ये जो हार्ट चलता रहता है हमारा मॉनिटर में, आपने जो टीवी में देखा था, वो क्या हो जाता है, वो हार्ट की कंडीशंस वगैरह बताता है। तो आज हम इस पूरे ग्राफ को स्टडी करेंगे। एक छोटा सा ग्राफ में काफी सारी चीजें पता चल जाती है हमें सारी चीजों का अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, जो कि हमारी बोर्ड्स में आती हैं, एंट्रेंस में आती है और सारी चीजें। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं पहले ग्राफ। ठीक है, देखिए दो चीजें होती है, एक तो वो मॉनिटर होता है जो टीवी सा जिसमें दिखाते हैं, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। और दूसरा जो हमें ग्राफ दिखता है, ये वाला जो है, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। उल्टा होता है, यहाँ पे मशीन को ग्राफ बोलते हैं और जो पेपर होता है जिसपे हमें दिखता है उसे हम ग्राम बोलते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा इस चीज में। इट इज अ, पहले लिख देते हैं, इट इज अ ग्राफ विच शोज कंडीशन ऑफ हार्ट, कंडीशन ऑफ हार्ट, हार्ट की कंडीशंस के बारे में बताता है, इसको हम बोलते हैं ग्राफ। दूसरा आता है इलेक्ट्रो, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ईसीजी, ये आपने सुना होगा ईसीजी। दूसरा वर्ड आता है इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफ, ये ग्राफ है, ये वो मशीन होती है जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बनाती है, जो टीवी सा होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। द मशीन which form इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, वो मशीन जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम को बनाती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ये दो टर्म्स होती हैं। अब हम इस ग्राफ को डीपली पढ़ेंगे कि कैसे होता था। देखिए सबसे पहले हमने हार्ट में 4-5 चीजें पढ़ी थी। कार्डियक साइकिल में सिस्टोल्स, हार्ट में हमने सिस्टोल्स पढ़े थे, आर्टरियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, या फिर इनका ही दूसरा नाम होता है डीपोलराइजेशन। तो ये पढ़ना है आर्टरियल सिस्टोल यानी डीपोलराइजेशन, ठीक है। दूसरा होता है हमारा टर्म डायस्टोल, ठीक है। इसका मतलब होता है रीपोलराइजेशन, या फिर इसे कॉन्ट्रैक्शन के लिए वर्ड यूज करते हैं सिस्टोल, और डायस्टोल करते हैं रिलैक्सेशन के लिए, जब हार्ट रिलैक्स करता है। आर्टरियल सिस्टोल या आर्टरियल डीपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, मतलब आर्टरी या वेंट्रिकुलर जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। डायस्टोल मतलब जब रिलैक्स करते हैं, आर्टरियल डायस्टोल या वेंट्रिकुलर डायस्टोल, या सेम डीपोलराइजेशन बोल सकते हैं। तो पहले बार ग्राफ देखते हैं हमारा जनरल एस्पेक्ट में कि होता कैसा है। हमारा जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है हमारा, वो दिखता कैसा है। देखिए ग्राम याद रखिए, नाम उसका जो मॉनिटर पे हमें दिखता है, मशीन के अंदर जो ग्राफ बनता है हमारा, वो हमारा नाम ग्राम, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। और जो मशीन होती है, जो टीवी होता है, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। उल्टा होता है यहाँ पे। तो देखिए होता कैसा है हमारा, कुछ कुछ इस तरह से दिखाई देता है। ध्यान से देखिएगा, दिख जाएगा पूरा। कभी हॉस्पिटल में ध्यान से देखिएगा, ये बिल्कुल ऐसे ही दिखाई देता है एग्जैक्ट ईसीजी जो होता है हमारा।
मॉनिटर पे जो हॉस्पिटल में दिखाते हैं लाइन चलती रहती है वो यही वाला होता है। इसको हम बोलते हैं पी वेव, इसको क्यू आर एस, ये 3 वेव होती है, इसको मिला के बोलते हैं क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और लास्ट में होती है टी वेव। ये 3 चीजें होती है जो हमें यहाँ पे पढ़नी है। हमारा सिस्टोलिक प्रेशर आपको पता होगा, ये होता है हमारा जो नॉर्मल कंडीशन होती है 120 mm ऑफ एचडी, और डायस्टोल होता है हमारा 80 mm ऑफ एचडी नेचुरल नॉर्मल कंडीशन में। mm ऑफ एचडी क्या है? प्रेशर की यूनिट है जो हमारी यूज करते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पास्कल, एटीएम, mm ऑफ एचडी, psi पाउंड पर स्क्वायर इंच, काफी सारी यूनिट्स होती है प्रेशर की। तो उसमें से ये भी एक प्रेशर की यूनिट है। ये आपको पता होगा, आपने फिजिक्स में देखा होगा 76 सेंटीमीटर ऑफ एचजी इक्वल होता है 1 एटीएम के। ये आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा इस तरह से। तो ये सारी चीजें होती हैं, एक बार इसे नोट करिए। देखिए एक बार समझ लेते हैं। ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ग्राम वो होता है वो जो ग्राफ बनता है जो हार्ट की कंडीशंस बताता है हमारी, और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है वो मशीन जो मॉनिटर होता है जिसका हमें दिखता है हमारा ईसीजी जो बनता है हमारा। उसके बाद 2 कंडीशन होती है हार्ट में, सिस्टोल, डायस्टोल। सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टोल होता है रिलैक्सेशन। सिस्टोलिक प्रेशर होता है 120 और डायस्टोलिक होता है 80 mm ऑफ एचजी। ये सारी चीजें हमें याद है। फिर एक ग्राफ है ईसीजी जो हमारा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है। अब हमें इस ग्राफ को डिटेल में पढ़ना है, एक बार इसे नोट कर लीजिए जी। तो देखिए चलिए आगे पढ़ते हैं। तो हम पहले ईसीजी पढ़ेंगे पूरा। एक तो देखिए ईसीजी देखिए पहले बना लेते हैं ईसीजी, उसके इसके पार्ट्स पढ़ेंगे। ये हमने आपको बता दिया, ऐसा दिखता है। ये देखिए पी क्यू आर एस पी, ठीक है। तो इसमें 3 चीजें हैं। देखिए पहला तो पी वेव है, दूसरा ये क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स पूरा है, उसके बाद है टी वेव, ठीक है। 2-3 चीजें हैं। तो पहले हम सारी चीजें पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ते हैं पी वेव का मतलब क्या होता है। ये जो बनी है पी वेव, ये क्या रिप्रेजेंट करती है? ये रिप्रेजेंट करती है डीपोलराइजेशन या कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आर्टरिया, दोनों आर्टरिया का। ऐसा नहीं कि एक आर्टरिया का, दोनों आर्टरिया, 2 ऊपर के जो अपर चैम्बर्स है ना, दोनों हार्ट के चैम्बर्स का। डीपोलराइजेशन ऑफ आर्टरिया स्पेलिंग है तो उसकी थोड़ी आर्टरिया, ठीक है। दूसरा ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आता है। ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या शो करता है? कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स शो करता है आपका डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, ठीक है, समझे? वेंट्रिकल्स, दोनों वेंट्रिकल्स का शो करेगा। नीचे वाले 2 चैम्बर्स है ना, लेफ्ट राइट, दोनों वेंट्रिकल्स एक साथ। लास्ट में आता है हमारा टी वेव। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये रिप्रेजेंट करता है हमारा रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। देखिए एक चीज आपको यहां पे नहीं दिखाई देगी। देखिए आर्टरी कॉन्ट्रैक्ट करे, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करे, लेकिन आर्टरी का रिलैक्सेशन टाइम में हमें दिखाई देगा कि आर्टरी रिलैक्स कब करे। हमें वेंट्रिकल का तो रिलैक्सेशन दिख गया, आर्टरी का रिलैक्सेशन कहां है? देखिए मतलब इसका मतलब क्या होगी, यहां से यहां तक क्या पूरे आर्टरी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे? ऐसा नहीं है। क्या होता है देखिए, जो हमारा आर्टरी का रिलैक्सेशन होता है वो कहीं ना कहीं क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के अंदर ही हाइड हो जाता है। तो हम उसे कई बार शो नहीं करते, लेकिन वो इसी के अंदर हाइड रहता है। तो यहां पे लिखेंगे हम आर्टरिया रिपोलराइजेशन हाइड इन दिस, ठीक है, कॉम्प्लेक्स। आर्टरिया रिपोलराइजेशन हाइड हो गया इसके अंदर, ये जो है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के अंदर, ठीक है। इतनी चीज समझी। ये तो 3 टर्म्स हैं। अब कुछ ऐसा होता है, हर्ट क्या होता है, हमें पता होता है कार्डिक साइकिल्स के बारे में पढ़ा है। कार्डिक साइकिल्स बोल लीजिए या कितनी हार्ट बीट्स बनी, एक सेकंड में पता होता है 72 बनते हैं नॉर्मल, जो हमारा एक काउंट होता है जनरल एस्पेक्ट पे। हम कैसे काउंट को करते हैं? अगर बाई चांस हम एक बंदे को पकड़ें और उसके शरीर पे ईसीजी कनेक्ट कर दें, तो हम उसका जब ग्राफ देखें बिल्कुल हमें नॉर्मल ऐसे दिखाई देगा। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कितनी कार्डिक साइकिल्स बनी? क्या करते हैं हम,
बाय काउंटिंग क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, ये टर्म लिखिए, ये वाली जो है ये, बाय काउंटिंग क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वी कैन काउंट नंबर ऑफ कार्डियक साइकिल, नंबर ऑफ कार्डियक साइकिल। अब देखिए हमने क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को क्यों चुना, कि क्या होता है जब हम बहुत एक मशीन होती है ना, उसमें एक साथ बहुत सारे ईसीजी बनते हैं, कई बार पता नहीं चलता हाइड आते हैं, हमें ईसीजी में एक चीज बहुत कॉमनली अच्छे से दिख जाती है, क्या होती है वो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, ये सबसे इजीली दिखता है, तो हम इससे काउंट कर लेते हैं। ये तो बात पक्की है भाई, एक क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स एक कार्डियक साइकिल के अंदर ही बनेगा, ऐसा तो नहीं कि एक साइकिल के अंदर दो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बन गए, नहीं भाई, एक ही बार तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा एक साइकिल के अंदर जो हमारा वेंट्रिकल है, तभी तो एक बार क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बनेगी, दो बार तो बन नहीं सकती एक साइकिल के अंदर। तो हम इससे काउंट कर लेते हैं कि हमारी कितनी कार्डियक साइकिल्स बनेंगी एक मिनट में, वो ईसीजी से हम मॉनिटर में देख के इजीली काउंट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा एक आध टर्म और आती है, कई बार पूछते हैं पीआर सेगमेंट, पीआर सेगमेंट के बारे में। पीआर सेगमेंट क्या होता है, ये वाला देखिए, पीआर आरपीओ, ठीक है, ये पीआर सेगमेंट है, इसके बारे में। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, टाइम, इसको लिख देते हैं भाई, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, एक आध चीजें और भी होती हैं इसमें, टाइम इन विच इंपल्स ट्रेवल फ्रॉम एसए नोड टू एवी नोड। भाई हमें पता होता है ऐसे नोड से एवी नोड तक आने के लिए 3 बंडल होते हैं मसल के, एंटीरियर, पोस्टीरियर, मिडल। तो उन 3 बंडल से ऐसे नोड से एवी नोड तक जब आती है इंपल्स, तो क्या होता है उसमें कुछ टाइम लगता है थोड़ा सा, वो टाइम हमें यहाँ पे दिखता है जो पीआर सेगमेंट है इसके बीच में। वो दूसरा सेगमेंट आता है हमारा एसटी सेगमेंट, भी आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, इसके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। ये वाला जो है ये रिप्रेजेंट करता है एसटी सेगमेंट, टाइम ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, टाइम ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, भाई कितने टाइम तक वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट रहे हैं उससे बताता है। भाई देखिए ये तो बताता है कब वेंट्रिकल्स रिलैक्स करें, तो ये वाला जो टाइम होगा सीधी बात है वही टाइम होगा, यहां पर कॉन्ट्रैक्ट करें तो बीच का ये जो टाइम होगा ये वही तो बता रहा होगा कितने टाइम तक कॉन्ट्रैक्ट रहे हैं, वो टी पे जब आया होगा तब रिलैक्स कर गया वो वेंट्रिकल्स, ठीक है, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, इतना समझे। दूसरा एक बुक में टर्म लिखी होती है, जो वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है ना वो एग्जैक्ट क्यू पे नहीं होता, जस्ट आफ्टर क्यू होता है। तो यहाँ पे एक लाइन लिख देते हैं, मतलब क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट करे फिर रिलैक्सेशन तो इसके अंदर आगे आर्टरी का, जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ना जस्ट आफ्टर क्यू के बाद करेंगे, मतलब जब आर पे जारी होगी ना इंपल्स तब कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू होता है, पहले क्यू वेव बनती है फिर उसके बाद जस्ट कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो हम एक लाइन लिखेंगे नीचे, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट जस्ट आफ्टर क्यू वेव, ठीक है, ये वाली लाइन देख लीजिएगा। अब एक दो चीजें और याद रखिएगा इसमें, ये तो चीजें भाई हमने सारी लिख ली ईसीजी के बारे में, एक दो चीजें और हैं, कई बार पूछता है क्या, देखिए पीआर सेगमेंट का राइज होना, कई बार क्या होता है सेगमेंट थोड़ा ऊपर दिखाई देता है, थोड़ा सा ऊपर की तरफ चला जाता है, तो इसका मतलब क्या होता है, तो यहां पे लिख देते हैं राइज इन PR segment is indication of rise of myocardial infarction, myocardial infarction, ठीक है, ये ऐसे लिखा जाता है। मतलब क्या होता है, मायो, देखिए अगर ये सेगमेंट थोड़ा ऊपर दिखाई दे ना एक्चुअल लाइन से, इसका मतलब होता है कि हमारा जो है हमारी बॉडी में मायोकार्डियल इंफेक्शन है। इसका मतलब क्या होता है, भाई मान लीजिए हार्ट के अंदर
कोई वेसल ब्लॉक हो जाए, हार्ट को ट्रांसफर करना है ब्लड को, तो क्या हो जाए, कहीं कहीं वेसल ब्लॉक हो जाए, तो क्या होगा, वहां पे क्या होता है, हार्ट सही से सप्लाई नहीं कर पाएगा, धीरे धीरे क्या होगा, हार्ट की मसल्स डैमेज होने लगेंगी, तो ये उसको टर्म बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन। जब सही से हार्ट की मसल्स पंप ना कर पाए ब्लड को, उसको बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन। ठीक है, ये बात समझे, प्रॉपर सही से ब्लड की पंपिंग ना हो पाए, इसको बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन। एक बार इसे लिख लीजिए पूरा, ये हमारा ईसीजी, इसमें और कुछ ऐसा है नहीं, बस सारा नोट कर लीजिए। ठीक है, समझ गए भाई। देखिए ये चीज याद रखिए, जो टी वेव में होता है ना, टी वेव में ऐसा होता है, टी वेव पर जब एंड ऐसा होता है, धीरे धीरे रिलैक्स कर रहा होता है चैम्बर में, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, धीरे रिलैक्स कर रहा होता है, तो टी वेव का जैसे एंड होता है ना, तो धीरे धीरे रिलैक्स करता है। टी वेव इंडिकेशन करता है कि वेंट्रिकल्स रिलैक्स कर रहे हो, जैसे टी वेव एंड होगी पूरा रिलैक्स कर चुका होगा। तो ये भी लिखते हैं, एक टर्म लाइन लिखा था, ये एंड ऑफ टी वेव, कहां लिखे, यहीं पे मार्क लिख देते हैं, एंड ऑफ टी वेव मार्क एंड ऑफ सिस्टोल। ठीक है, मतलब जब टी वेव का एंड होगा तभी जो हमारा वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं वो भी रिलैक्स कर जाएंगे पूरे कंप्लीटली। ठीक है, ये सारी चीजें एक बार सब लिख लीजिए। अब ये देखेंगे कि इसको सेट कैसे करते हैं बॉडी पे। ठीक है, एक बार पहले से नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। अब इसे सेट करते हैं कैसे, इसकी से सेट कैसे किया जाता है बॉडी पे। मायोकार्डियल इन्फेक्शन सिंपली कुछ नहीं होता, जब हार्ट प्रॉपर्ली सप्लाई ना कर पाए और हार्ट की मसल्स डैमेज होने लग जाए, उसे बोलते हैं हम मायोकार्डियल इन्फेक्शन। ठीक है, तो इसमें ज्यादा सीरियसली ना लेना। आगे देखते हैं कि इसे सेट कैसे करते हैं। देखिए मशीन कैसे होती है ईसीजी की, ये आपको पता होगा, एक मॉनिटर होता है यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो होगा, इसमें से लीड निकलती है, तार जो होती है ना, 3 लीड निकालते हैं बेसिकली। ये हमारा पेशेंट होता है, मान लीजिए हमारा पेशेंट है, रोबोट जैसा पेशेंट मान लिया हमने भाई। ठीक है, ये हमारा पेशेंट है मान लीजिए। ठीक है, ये पेशेंट है, क्या करते हैं, एक लीड को उसके बांधेंगे लेफ्ट रिस्ट पे, एक लीड को बांधेंगे राइट रिस्ट पे। रिस्ट मतलब कलाई जो होती है हमारी, लेफ्ट रिस्ट और राइट रिस्ट। वन एक गई लेफ्ट रिस्ट पे और दूसरी गई राइट रिस्ट पे। दूसरा आता है, एक कहां जाएगी, एक चली जाएगी हमारी, भाई हमने दिखाने के लिए कहा है इसको, राइट लेफ्ट एग्जैक्ट मत लीजिए, चाहे ऐसे कर लीजिए। ठीक है, पूरा सही रहेगा, सामने से देख रहे हैं ना, तो ये राइट होगा, इसे लेफ्ट कर लीजिए। ठीक है, और दूसरी बार लगाएंगे, तीसरी वाली इसे लगाएंगे हम लेफ्ट एंकल पे, एंकल मतलब जो पैर की एड़ी होती है उस पे, थर्ड लीड को लेफ्ट एंकल, इसे लीड बोलते हैं। जो वायर होती है ना, इन्हें लीड्स बोला जाता है, लीड्स। 3 लीड्स होती हैं, और बाकी अगर आपको और अच्छा ईसीजी चाहिए तो मल्टीपल लीड्स भी लग जाती हैं चेस्ट के ऊपर, और एंड मल्टीपल लीड्स यानी वायर ऑल्सो यूज फॉर ऑल्सो अटैच एट ऑन चेस्ट टू गेट बेटर ईसीजी। अच्छा ईसीजी मिले उसके लिए हम चेस्ट पर भी लगा देते हैं, एक चेस्ट पे मल्टीपल लीड्स लगा देते, देखा होगा आपने पेशेंट के चेस्ट पे काफी सारी लीड्स रहती है जो चिपका के रखते हो, वो सारी लीड्स होती हैं, इससे ईसीजी बनता है। ठीक है, वो सारी घुसा के रखते हैं स्किन के अंदर को, ताकि अच्छे से डीप तक जाएगा तो हार्ट के मसल्स का जो भी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन है, कार्डियक साइकिल को अच्छे से एग्जामिन कर पाएगा और हमें अच्छे से स्क्रीन पे दिखाई देगा। तो ये वाला बना लिया डायग्राम कि कैसे इसको एडजस्ट किया जाता है। ये पेशेंट है हमारा, पेशेंट। ठीक है, इसे लिख लीजिए। ये भी कई बार पूछ जाते हैं कि कौन सी लीड कहां अटैच की जाती है। 3 लीड्स है जनरली, एक राइट और लेफ्ट रिस्ट पे और एक लेफ्ट एंकल पे। कंफ्यूजन इसमें आएगी कि लेफ्ट एंकल पे या राइट एंकल पे, लेफ्ट एंकल पे मारनी है। ठीक है, तो एक बार से लिख लीजिए। चलिए आगे देखते हैं, बस देखिए। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि हार्ट को रेगुलेट कैसे करते हैं। भाई देखिए, ये हमें पता होता है
ये बात हमें पता होती है। ये हमारा हार्ट कैसा है, मायोजेनिक है। मतलब क्या होता है, अगर हम अपने शरीर को में से हार्ट को बाहर निकाल के रख देंगे ना प्रॉपर, तब भी वो कॉन्ट्रैक्ट करता रहेगा। क्यों? क्योंकि उसके जो अंदर की सेल्स हैं, ऐसे नोड है ना, जो वो खुद अपने आप इंपल्स बनाती है और हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट कराती है। उसको ब्रेन से सिग्नल की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी उसके पास ब्रेन से सिग्नल आते हैं। किस लिए? थोड़ा बहुत रेगुलेशन के लिए, कभी कभार तेज करनी हो या कम करनी हो हार्ट बीट, उसके लिए आता है। लेकिन जनरली 72 बीट्स पर मिनट वो अपने आप ही जनरेट कर लेता है हार्ट। उसके अलावा अगर हमें इंपल्स को बढ़ाना है या घटाना है तो हार्ट से सिग्नल, तो ब्रेन से सिग्नल आता है। उसका रेगुलेशन क्या है वो हम देखेंगे, ठीक है। देखिए रेगुलेशन में बस ये देखना है कि किससे हार्ट बीट बढ़ती है, किससे घटती है। रेगुलेटरी सेंटर कौन सा है हमारा? हार्ट को रेगुलेटरी सेंटर होता है मेडुला, ब्रेन का पार्ट होता है मेडुला ओब्लैंगटा। ये होता है जो हार्ट को रेगुलेट करता है। ये 3 चीजों को रेगुलेट करता है बेसिकली: कार्डियोवैस्कुलर सेंटर, गैस्ट्रोवैस्कुलर, या फिर जीआईटी बोल सकते हैं। मतलब हमारा जो हमारा गैस्ट्रोवैस्कुलर मतलब जो हमारा हुआ है ना, वो हमारा वो है डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके लिए गैस्ट्रोवैस्कुलर सिस्टम और सेंटर, और तीसरा रेस्पिरेटरी सेंटर। ये 3 चीजें ये रेगुलेट करता है हमारा मेडुला ओब्लैंगेटा, रेस्पिरेटरी सेंटर, ठीक है। ये 3 चीजें याद रखिएगा। क्या करता है ये? हार्ट के पास इंपल्स भेजता है। हमारे भाई रेगुलेशन का सिस्टम होता है। हमारे शरीर में 2 तरह के न्यूरल रेगुलेशन होते हैं। न्यूरॉन्स का रेगुलेशन हम आगे पढ़ेंगे। अभी क्या होता है, 2 तरह के सिग्नल आते हैं हार्ट के पास, सिग्नल्स आते हैं इससे। एक सिंपैथेटिक, दूसरा ये न्यूरल सिग्नल्स हैं पैरासिम्पैथेटिक। ये क्या काम करते हैं? एक सिग्नल जब आएगा, ये वाला सिग्नल आएगा तो हार्ट बीट को इंक्रीज करेगा, मतलब कार्डियक साइकिल्स बढ़ जाएंगे। इंक्रीज कार्डियक साइकिल्स, ये बढ़ाएगा इंक्रीज कार्डियक साइकिल। ये सारी चीजें हम आगे अभी डिटेल में पढ़ेंगे, पूरा रेगुलेशन सिस्टम, कार्डियक साइकिल। फिलहाल अभी इतना याद रखिएगा, ठीक है, कार्डियक साइकिल। और ये वाला क्या करेगा? सीधी सी बात है, डिक्रीज करेगा। एक बढ़ा रहा है तो दूसरा घटाएगा। वो तो जब जरूरत पड़ेगी जब बढ़ाएंगे, जब कम होगी नहीं होगी तब घटा देंगे। कार्डियक साइकिल्स, ये तो वही था न्यूरल सिग्नल। दूसरा आता है हमारा, कुछ ऐसे हार्मोन्स भी होते हैं जो हमारी हार्ट बीट को इंक्रीज कर सकते हैं, इनका रोल होता है। जैसे कि हार्मोन्स में क्या क्या है? केमिकल्स ही होंगे, एड्रेनलिन, नोर एड्रेनलिन, इवन जो हमारे ड्रग्स होते हैं ना, वो भी हमारे काम करते हैं। निकोटीन वगैरह, निकोटीन, टोबैको, निकोटीन टोबैको में होता है, टोबैको लिख लेते हैं। टोबैको वगैरह से भी बीपी की प्रॉब्लम हो रहती है। और बाकी अगर शुगर वगैरह होगी, भाई शुगर वगैरह तो ऑब्वियसली बढ़ाती हैं। जो भी हमारे हार्मोन्स होते हैं शुगर वाले, ग्लाइकोजन वगैरह, शुगर, हार्ट प्रेशर, ब्लड प्रेशर को बढ़ाएंगे। ये सारे क्या करते हैं? इंक्रीज, ग्लाइकोजन बता दीजिए, इसकी जरूरत नहीं है। हाँ, इसके इंक्रीज हार्ट बीट, मतलब कार्डियक साइकिल्स, हार्ट बीट या कार्डियक साइकिल्स, ठीक है। इसमें तो कंफ्यूजन नहीं है, कार्डियक साइकिल्स। तो इस तरह ये सारी चीजों से हम अपने हार्ट को रेगुलेट करते हैं। इवन क्या होता है, कुछ स्ट्रेच रिसेप्टर्स भी होते हैं। हमारे जो वेसल्स होती है ना, हार्ट की जो पाइप्स थे, उनमें क्या होता है, कुछ स्ट्रेच रिसेप्टर्स भी होते हैं। वो क्या काम करते हैं, मतलब क्या करते हैं, एक तरह से सिग्नल कैच करते हैं। अगर देखते हैं ना कि भाई ज्यादा स्ट्रेच हो रही है वेसल, ज्यादा प्रेशर आ रहा है, ब्लड प्रेशर, तो क्या करते हैं, वो सिग्नल ब्रेन को भेजते हैं। जिससे क्या होता है, हार्ट से जो ज्यादा प्रेशर बढ़ा होता है उसे घटाया जाता है। क्या करके? उन वेसल्स को डिलीट करा जाता है। डिलीट करने से क्या होता है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है और धीरे धीरे हार्ट की जो कार्डियक साइकिल्स है वो भी नॉर्मल स्टेज पे आ जाती है।
तो क्या करेंगे हम, मतलब उनके अंदर वेसल्स के अंदर स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं, वो क्या काम करेंगे, उनको हम बैरो रिसेप्टर्स बोलते हैं, जो जो ब्लड प्रेशर को मेजर करेंगे, वो हार्ट को सिग्नल करेंगे। अगर बढ़ रहा होगा प्रेशर तो ज्यादा स्ट्रेच होगी वेसल, तो वो सिग्नल करेंगे हार्ट को कि वेसल्स में जो प्रेशर बढ़ रहा है उसे घटाया जाए। कैसे, वो वेसल्स को और डिलीट कर देंगे, मतलब चौड़ा कर देंगे, जो उसका ल्यूमन है ना उसको चौड़ा कर दिया जाएगा, जिससे क्या होगा, प्रेशर कम हो जाएगा और जो फ्लो है धीरे धीरे नॉर्मल लेवल पे आने लगेगा, प्लस हार्ट का जो कार्डियक साइकिल्स थी वो भी नॉर्मल होने लगेंगी। और अगर कम होगा प्रेशर तो क्या होगा, तो बढ़ा दिया जाएगा। कैसे, वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करा जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट करने से प्रेशर बढ़ेगा तो हार्ट की एक्टिविटी भी बढ़ेगी। ठीक है, यहां पे बस इतना याद रखिएगा, स्ट्रेच रिसेप्टर्स इन वेसल्स। कौन कौन सी वेसल्स है ये भी याद रखिएगा, इन वेसल्स बेसिकली कौन कौन सी, कैरोटिड आर्टरी, स्ट्रेच रिसेप्टर्स इन वेसल्स। कौन कौन से रिसेप्टर्स होते हैं, बैरो रिसेप्टर्स, कीमो रिसेप्टर्स, हर किसी के काम करने का तरीका अलग अलग होता है। कीमो रिसेप्टर्स, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे, रिसेप्टर जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे। और एक होते हैं प्रोपियो रिसेप्टर्स। ठीक है, बस इतना याद रखिए, दो ही याद रखिए। प्ले रोल कैसे करते हैं, कीमो रिसेप्टर्स को, बैरो रिसेप्टर्स को आपको बता दिया। प्रेशर ज्यादा बढ़ेगा तो वेसल ज्यादा स्ट्रेच होगी, जिससे वो वेसल्स को और डिलीट करता जाएगा, मतलब चौड़ा कर दिया जाएगा उसका ल्यूमन, जिससे क्या होगा, वो वेसल्स चौड़ी ज्यादा रहेंगे तो उसमें प्रेशर घट जाएगा और हार्ट भी नॉर्मल काम करने लग जाएगा। जब प्रेशर कम होगा तो वेसल्स में ब्लड भी कम जा रहा होगा, तो वेसल काफी ज्यादा ल्यूमन उसका खाली दिखेगा, तो उस टाइम वेसल को कॉन्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा ताकि ब्लड में प्रेशर बन सके और हार्ट का प्रेशर भी हम धीरे धीरे बढ़ा सकें। ठीक है, उस टाइम फिर हार्ट का प्रेशर बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक उस कार्डियक साइकिल्स बढ़ती हैं। ये सारी चीजें एक बार लिख लीजिए, सारी चीजें काम की हैं। ठीक है, बाकी आपको कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में या फिर मेल करके पूछ सकते हैं आप, हम आपको मेल वगैरह आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और हमारा जो ग्रुप भी है वो भी आपको मिल जाएगा, इंस्टाग्राम वगैरह पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं, रेगुलेशन वगैरह हमने पढ़ लिया, इससे ज्यादा कुछ है नहीं। अब लास्ट हमें पढ़ना है हार्ट से रिलेटेड बीमारियां, कुछ क्या क्या बीमारियां आती हैं। ठीक है, कुछ डिसऑर्डर्स, और यहाँ पे हमारा ये चैप्टर फिर खत्म हो जाएगा। ठीक है, डिसऑर्डर्स, क्या क्या डिसऑर्डर्स आ सकते हैं देखिए। पहला डिसऑर्डर है हमारा हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन आपने बहुत कॉमन वर्ड है, आपने सुना होगा घर में। इसका मतलब होता है ब्लड प्रेशर का बहुत ज्यादा राइज हो जाना। कैसे कैसे राइज होता है भाई, किसी इंसान को गुस्सा ज्यादा है, वो ज्यादा मीठा खाता हो, तो क्या होगा, जब मीठा ज्यादा खाएगा तो उसके बॉडी में ज्यादा ग्लूकोज होगा प्रेजेंट, शुगर ग्लूकोज ज्यादा, उससे क्या होगा, ब्लड गाढ़ा हो जाएगा। अब गाढ़ा ज्यादा हो जाए तो उसको पंप करने के लिए हार्ट को ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, ताकत ज्यादा लगानी पड़ेगी तो ऑटोमेटिक ब्लड प्रेशर राइज होगा। गुस्सा आ रहा है किसी इंसान को, गुस्सा आने का मतलब होता है उसके अंदर बहुत सारी एनर्जी है, तो अब एनर्जी का क्या करेगा, वो फिर ज्यादा गुस्सा करके निकालेगा। एनर्जी आई कहां से, उसके अंदर बहुत सारा ग्लूकोज के अंदर बॉडी के अंदर टूटा है, बहुत सारा हार्ट ने जो कार्डियक साइकिल बहुत जल्दी पंप हुआ, हार्ट ने बहुत जल्दी पंपिंग करी और हर मसल को बहुत ज्यादा ऑक्सीजन मिली, जिसके उसके अंदर बहुत सारा एनर्जी डेवलप हो गई है और उसका बीपी वगैरह बढ़ गया क्योंकि कार्डियक साइकिल्स भी बढ़ गई हैं उसके उस टाइम। तो गुस्सा ज्यादा आ रहा है तो भी उसकी बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है। इन शॉर्ट, बीपी का बढ़ना यानी ब्लड प्रेशर का इंक्रीज होना। इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर is called hypertension। टेंशन कितना राइज होना चाहिए, देखिए नॉर्मल ब्लड प्रेशर हमें पता है 120/80 होता है, इससे ज्यादा कितना होना चाहिए, 140 और 90 हो जाए हमारा, तो हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर हाई हो गया हमारा। इतना ये इससे ऊपर दोनों केस में, और ये तो इससे क्या होगा, अगर इससे ऊपर गया ब्लड और हाई केस डैमेज, और अगर ज्यादा हाई प्रेशर रहा ब्लड का तो वो ऑर्गन्स को भी डैमेज कर सकता है। कैसे, ब्रेन किडनी वगैरह को डैमेज कर सकता है। केस डैमेज टू किडनी एंड ब्रेन, और ब्रेन, ठीक है, ब्रेन और किडनी को डैमेज हो सकता है। भाई ब्लड प्रेशर का ज्यादा बढ़ना ही हाइपरटेंशन कहलाता है। हाइपरटेंशन से क्या होता है, ब्लड पे भी इफेक्ट ज्यादा पड़ेगा, हार्ट पे भी ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, हार्ट फेलियर की प्रॉब्लम भी आ सकती है,
इवन किडनी और ब्रेन फेल की भी प्रॉब्लम आ सकती है, मतलब ब्रेन भी काम करना बंद कर सकता है, किडनी भी फेल हो सकती है। भाई किडनी के अंदर भी तो ब्लड वेसल्स जा रही हैं, वो भी ज्यादा प्रेशर जाएगा ब्लड, तो वहां पे बस्ट होकर किडनी भी फेल हो सकती है। तो ये सारी चीजें किडनी को भी इफेक्ट कर सकती है। इतना ही इससे ज्यादा प्रेशर हुआ तो क्या होगा, किडनी या ब्रेन फेल की दिक्कत आ सकती है, ब्रेन डैमेज की। ठीक है, इसको बोलते हैं हार्ट। दूसरा आता है हमारा कैड। कैड का मतलब क्या होता है, कोरोनरी, कुछ कुछ कोरोना से रिलेटेड लगता है वर्ड, पर वो नहीं है, आर्टरी डिजीज। भाई देखिए, पहले आप एक चीज समझिए, आपने दो तरह के सर्कुलेशन पढ़े अभी तक, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन। एक अब देखिए भाई, हार्ट का काम क्या था, ब्लड को पंप करके हर बॉडी के हर एक ऑर्गन, हर एक सेल को ब्लड पहुंचाना, ये तो काम था। लेकिन हार्ट खुद भी तो सेल से मिलकर बना है, हार्ट को भी तो काम करने के लिए ताकत चाहिए, उसको तो ब्लड चाहिए, उसको कहां से पहुंचेगा। तो एक स्पेशल सर्कुलेशन बनाया गया सिर्फ हार्ट के लिए। अब वो सर्कुलेशन क्या काम करता है, सिर्फ हार्ट की मसल्स को ब्लड देता है, और उस सर्कुलेशन का नाम क्या है, कोरोनरी सर्कुलेशन। यहां पे लिख लेते हैं कैड, कोरोनरी सर्कुलेशन फॉर हार्ट मसल्स, फॉर हार्ट मतलब जो हार्ट को ब्लड देगा, हार्ट की मसल्स को, ठीक है, उसे हम बोलते हैं कोरोनरी सर्कुलेशन, हार्ट। ठीक है भाई, थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं, इससे लिख देते हैं कोरोनरी सर्कुलेशन फॉर हार्ट, हार्ट के लिए, स्पेशली हार्ट के लिए सर्कुलेशन, इसका काम और कुछ नहीं है। अब क्या होता है, इसके बाद सर्कुलेशन होने के बाद वेसल्स भी होंगे। देखिए मान लीजिए ऐसी वेसल्स है हमारे पास, ठीक है, ये वेसल है कोरोनरी वेसल। अब मान लीजिए आप बहुत दिन से काफी कुछ ऐसा खा रहे हैं, चिपचिपा, ऑयली, जो फैटी सब्सटेंसेस, तो क्या होता है जब आप बहुत ज्यादा फैटी चीजें खाते हैं ना, ऑयल या फिर फैट्स, ये सारी चीजें क्या होती है, कई बार क्या होता है बहुत ज्यादा खाने से ये जमने लग जाती है वेसल्स के अंदर, ऐसे 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 जमने लग जाएंगी, यहाँ पे इकट्ठी होने लग जाएंगी फैट वगैरह। देखिए इकट्ठी होती जा रही है और इकट्ठी होती जाएगी। क्या कुछ इफेक्ट पड़ रहा है इससे, ब्लड यहां से आ रहा है अपना, ये ब्लड ही तो आ रहा है, क्या कोई फर्क पड़ रहा है इससे, जो हमने फैटी सब्सटेंस खाया था वो यहाँ पे जमा हो रहा है धीरे धीरे। क्या फर्क पड़ रहा है, धीरे धीरे ल्यूमन जो है छोटा होता जा रहा है। अब अगर ये छोटा होगा ना तो एक टाइम ऐसा भी आता है ब्लॉक भी हो सकता है, ब्लॉक नहीं भी होगा तो भी क्या होगा, ब्लड तो हार्ट तक सही से जा नहीं रहा ना। ये है क्या, कोरोनरी वेसल ही तो है जो हार्ट को ब्लड ले जा रही है। अब इसका ल्यूमन अगर छोटा हो जाएगा या बंद हो जाएगा, दोनों ही केस में हार्ट को सही से ब्लड मिल नहीं पाएगा, तो हार्ट क्या होगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी उसे, उसकी खुद की मसल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ताकत नहीं मिलेगी, तो वो क्या मसल्स को ब्लड पंप करेंगे आगे, भाई खुद ही कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा हार्ट। तो क्या होगा, यहाँ पे क्या जमा हो गया, फैट जमा हो गया, फैट एंड लिपिड्स, फैट लिपिड्स ये खाने से, जिससे क्या हुआ, ल्यूमन छोटा हो गया, हार्ट की मसल्स तक ब्लड सही से नहीं जा पाया और वेसल्स ब्लॉक होने लगी। इसको बोलते हैं हम कोरोनरी आर्टरी डिजीज। ठीक है, लिख देते हैं ल्यूमन ऑफ कोरोनरी वेन्स, कोरोनरी वेसल्स बिकम नैरो, मतलब पतला हो जाएगा, नैरो, कॉज, जिससे क्या होगा, हार्ट मसल्स कैन नॉट गेट ऑक्सीजन। भाई सीधी सी बात है, उनको ब्लड नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ताकत नहीं मिलेगी, काम नहीं कर पाएंगे, हार्ट फेल हो जाएगा। हार्ट फेल का मतलब होता है जब हार्ट काम ना कर पाए, मसल्स डैमेज होने लगेंगी हार्ट की, तो इससे क्या होगा, दिक्कत आएगी। अब ये दो टाइप की होती है, इसके अंदर दो टाइप की डिजीज आती है, तो समझे आप। भाई कोरोनरी सर्कुलेशन क्या है, जो हार्ट के लिए बनाया गया स्पेशली सर्कुलेशन, इसके अंदर क्या होता है, इसकी कोई वेसल अगर ब्लॉक हो जाए किसी वजह से, हमने फैटी वस्तु खाई, फैटी सब्सटेंस खाया, ऑयल खाए बहुत ज्यादा, कोई भी छोले भटूरे खा लिए हमने, तो क्या होगा, वेसल्स के अंदर वो ऑयल जमने लग जाता है, जिससे क्या होता है, ल्यूमन छोटा हो जाएगा और हार्ट की मसल को सही से ब्लड मिल नहीं पाएगा और हार्ट डैमेज होने लगेगा। ये दो टाइप की हो सकती है, आप देखिए, एक हो सकती है आर्टेरियो स्क्लेरोसिस,
स्क्लेरोसिस और दूसरी हो सकती है एथेरियोस्क्लेरोसिस, एथेरियोस्क्लेरोसिस। ठीक है, क्या मतलब होता है, दोनों सेम टाइप की है, कुछ कुछ थोड़ा सा फर्क है। इसमें क्या होता है, ल्यूमन में फैट, लिपिड्स एंड ऑयल्स डिपॉजिट इन वेसल, कोरोनरी वेसल में। और जब ये कोरोनरी वेसल के अंदर तब इसे कैड बोलते हैं। हो किसी और वेसल की भी सकता है, लेकिन कैड में स्पेशली जब हार्ट की मसल्स के पास जो हार्ट सर्कुलेशन है, जो कोरोनरी सर्कुलेशन है, उसमें होएगा तब वेसल्स। जब फैट, लिपिड्स, ऑयल्स डिपॉजिट होंगे, जम हो जाएंगे वेसल्स के अंदर, जिससे ल्यूमन छोटा है, तो उसे बोलेंगे एथेरियोस्क्लेरोसिस। और आर्टेरियोस्क्लेरोसिस का बोलेंगे साथ में इनके कैल्शियम भी जमा हो जाए विद फैट, विद फैट्स एंड लिपिड्स। कैल्शियम ऑल्सो डिपॉजिट। अब कैल्शियम डिपॉजिट होने से और बड़ी दिक्कत हो गई, डिपॉजिट कैल्शियम ऑल्सो डिपॉजिट। कैल्शियम वाला वर्ड इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम अलग से देते हैं। जब कैल्शियम भी डिपॉजिट हो जाएगा, Ca+2, ठीक है, जब कैल्शियम भी डिपॉजिट हो जाए तब और बड़ी दिक्कत होगी। क्या होगा, अभी भाई फैट एंड लिपिड्स हैं, थोड़ा बहुत हम ठीक करेंगे, ठीक हो जाएगा, सॉफ्ट होता है तो ज्यादा हार्ड नहीं होता। कैल्शियम अगर किसी चीज के ऊपर कैल्सिफिकेशन हो जाए ना, मतलब कैल्शियम जमा हो जाए, उससे क्या होता है, वो चीज और हार्ड हो जाती है। जैसे हमारी बोन्स होती है, बोन्स कैल्शियम से बनी नहीं है, क्या होता है, सिंपल टिश्यू होता है, सॉफ्ट टिश्यू होता है, उसके ऊपर कैल्शियम की लेयर चढ़ जाती है ना, तब वो बोन इतनी मजबूत आती है। इवन थाई बोन हमारी स्टील जितनी मजबूत भी होती है। तो सोचिए कैल्शियम की कितनी मजबूती आ गई। अब अगर वेसल्स में यहाँ पे भी इसके ऊपर कैल्शियम जमा होने लग गया तो कितना स्ट्रांग हो जाएगा ये जो, और जो हमारा जो ल्यूमन है वो बहुत पतला हो जाएगा, यहाँ पे हमारी सीमेंटिंग हो जाएगी, बिल्कुल सीमेंट जैसा मजबूत हो जाएगा। जो जमा हो रहा है ना डिपोजिशन, फिर से हटाना और मुश्किल हो जाएगा। तो अब क्या होता है, लेकिन सोल्यूशन तो डॉक्टर के पास होता है, हटा तो लेंगे, ठीक है, मुश्किल है। सोल्यूशन क्या है, यूजिंग स्टेंट्स। अब स्टेंट्स क्या होते हैं, लोहे के कुछ छल्ले होते हैं जो वो यहाँ पे लगाते हैं, भाई ये है इसकी वजह से तो रुक रहा है, क्या करेंगे हम यहाँ पे इसको हटा के छल्ले लगा देंगे। लोहे के ऐसे छल्ले होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं स्टेंट्स। ऐसे आयरन कर्ल्स, ये नॉर्मल आयरन के छल्ले नहीं है जो आपको मिलते हैं, ऐसे छल्ले नहीं डलते, वो स्पेशल छल्ले होते हैं, वही यूज होते हैं मेडिकल में। इनको वेसल्स के अंदर यहाँ पे अटका दिया जाए, जिससे क्या होगा, वेसल में जो यहाँ पे ये जमा नहीं होगा, इसको हटा के यहाँ पे लगा देंगे, इससे वेसल खुली रहे। ऐसे लगा देंगे, ठीक हो जाएगा हमारा काम। देखिए यहाँ पे, अब जब यहाँ पे हम ये लगा देंगे तो यहाँ पे सही फिर जमा नहीं हो पाएगा। ऐसे लगा देंगे, फिर यहाँ से इजीली फैट वगैरह जमा नहीं हो पाएगा यहाँ पे, क्योंकि लोहा पे ऐसे जमा नहीं हो पाएगा सही से। वो क्या होगा, जमा होने नहीं देगा, लोहा बना इस तरह जाता है, जमा नहीं हो पाएगा, इससे खुली रहेगी। क्योंकि क्या होता है, कई बार वेसल भी दबने लगती है यहाँ से, जब से जमा हो जाए तो वेसल तो थोड़ी थोड़ी दबेगी अंदर की तरफ, भारी हो जाएगी वेसल, तो अंदर से दबने लगती है, जिससे और दिक्कत आती है। तो स्टेंट से खोल के रखते हैं और जमा भी नहीं देते, यहाँ पे जमा भी नहीं पाएगा। स्टेंट इसका सोल्यूशन है, ये भी याद रखिए। भाई सिंपल लगता है, हमने पढ़ा कैड, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, दो टाइप की। कैड क्या होता है, वो भाई एक सर्कुलेशन होता है, कोरोनरी सर्कुलेशन जो हार्ट के लिए होता है, उसकी वेसल्स में किसी भी तरह की ब्लॉकेज आना, फैट ऑयली सब्सटेंस है, उन डिजीज को बोलते हैं हम कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जिस वजह से हार्ट को ब्लड ना मिल पाए। ठीक है, दो टाइप की होती है, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, एथेरियोस्क्लेरोसिस। एथेरियोस्क्लेरोसिस में फैट, लिपिड्स, ऑयल डिपॉजिट हो जाएंगे वेसल्स के अंदर, कोरोनरी वेसल्स के अंदर, और जब साथ में कैल्शियम भी डिपॉजिट होता है तो आर्टेरियोस्क्लेरोसिस बोलेंगे। सोल्यूशन क्या है इसका, स्टेंट्स यूज कर लो। स्टेंट्स क्या होता है, लोहे के छल्ले होते हैं, जब ये सर्जन डालते हैं, जो कार्डियो सर्जन होते हैं वही काम करते हैं, स्टेंट्स लगा देते हैं यहाँ पे, लोहे के छल्ले होते हैं स्टेंट्स, उससे हमारी वेसल्स खुली रहती हैं और उन पे वहां पे फैट वगैरह कुछ जमा नहीं होता बाद में। ठीक है, तो बस नोट कर लीजिए। ठीक है, तो अब आगे क्या पढ़ते हैं। आप पढ़ेंगे हम हार्ट फेलियर। भाई यहाँ पे 3 टर्म आएंगी, हार्ट फेलियर,
ये तीनों चीजें लाइन से पढ़ेंगे। हार्ट फेलियर, ये कंफ्यूजन रहता है बच्चों को। हार्ट अटैक, और तीसरा कार्डियक अरेस्ट। ये सारी लाइन से पढ़ेंगे। देखिए तीनों का मतलब अलग अलग होता है, तीनों एक नहीं होते। सबसे पहले हार्ट फेलियर का मतलब क्या होता है, इसको हम कंजेशन ऑफ हार्ट भी बोलते हैं, कंजेस्टिव डिजीज ऑफ हार्ट, कंजेस्टिव हार्ट डिजीज। ये होती किस वजह से भाई, आपको पता है हमारा हार्ट जो लंग्स के बीच में कंजेशन होता है। कई बार क्या होता है, लंग्स जब ज्यादा फूल जाते हैं तो हार्ट को दबाने लगते हैं। जब हार्ट को सही से जब दबाएंगे ना, तो हार्ट सही से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं कर पाएगा। भाई वो हार्ट को दबाएंगे, कंजेशन ऑफ लंग होता है, लंग्स हार्ट को दबाने लगे। अकर, पहली बात तो ये अकर किस वजह से होता है, ड्यू टू कंजेशन ऑफ लंग्स। भाई लंग्स के कंजेशन से लंग्स रिलैक्स करें या दबाएं हार्ट को, जिस वजह से क्या होगा, हार्ट को दबाएंगे जब लंग्स, जिससे वो हार्ट सही से एक्सपेंड नहीं कर पाएगा, और एक्सपेंड नहीं कर पाएगा तो ढंग से कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं कर पाएगा। वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा तो हार्ट सही से पंप ही नहीं कर पाएगा। कंजेशन ऑफ हार्ट, कंजेशन ऑफ लंग्स। या फिर दूसरा रीजन क्या हो सकता है इसका, ये तो समझे पहला रीजन, तो कंजेशन ऑफ हार्ट किस वजह से, कंजेशन ऑफ लंग्स की वजह से, कि लंग्स ज्यादा हार्ट को दबाने लगे, कॉन्जेस्ट करने लगे, जिस वजह से वो हार्ट अच्छे से रिलैक्स कर नहीं पाए और हार्ट कॉन्ट्रैक्ट ना कर पाए। या फिर दूसरा, हार्ट को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाए, और हार्ट can't get oxygen and not work and failure to contraction, भाई हार्ट फेलियर में होगा क्या, हार्ट फेल हो जाएगा सही से कॉन्ट्रैक्ट करने में। भाई जैसे हम बोलते हैं एग्जाम में फेल हो गए, मतलब हम अच्छे से नहीं कर पाए इसलिए हम फेल हो गए। हार्ट का काम क्या, कॉन्ट्रैक्शन करना, अब वो कॉन्ट्रैक्शन करने में फेल हो रहा है, तो दो रीजन होता है, या तो उसको ऑक्सीजन वगैरह नहीं मिल पाए तो फेल हो जाएगा हार्ट, दूसरा कंजेशन ऑफ लंग्स उसको जगह नहीं दे रहे कि वो हार्ट अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर सके, तो भी वो सही से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाया, कॉन्ट्रैक्शन करने में वो फेल हो रहा है, इसलिए हम बोलते हैं हार्ट फेलियर। या तो ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी उसको तब हार्ट फेल होगा, या फिर लंग्स के कंजेशन की वजह से, तो ये तो हो गया हार्ट फेलियर। इतना समझे, कंजेस्टिव हार्ट डिजीज किस वजह से होती है, कंजेशन ऑफ लंग्स की वजह से होती है, या फिर ऑक्सीजन सही से ना मिल पाए और दिक्कत हो जाए। जैसे कैड की वजह से ये दिक्कत हो सकती है, एक डिजीज दूसरे से रिलेटेड होती है। पहले कैड होगी, हार्ट को सही से ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, हार्ट फेलियर की दिक्कत आएगी। दूसरा क्वेश्चन है, अब ये इनिशियल कंडीशन है, हार्ट फेल हो रहा है, सही से ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही उसे, इसके बाद ये होगी नेक्स्ट, अगर ठीक नहीं किया गया टाइम पे, उससे ज्यादा खतरनाक, सम मसल्स ऑफ हार्ट get damage due to inadequate supply of blood। भाई हार्ट की मसल्स को सही से, बाई चांस मान लिया हार्ट इतना बड़ा हार्ट है, हार्ट की कुछ मसल्स ऐसी बना जाएगी भाई सही से हार्ट, पूरे हार्ट में कमी हो रही है ब्लड की, तो धीरे धीरे कुछ पोर्शन ऐसे हो जाए भाई जिसको ढंग से ब्लड मिल ही नहीं पा रहा, या कई बार ज्यादा मिल जा रहा है, भाई वेसल्स ब्लॉक हैं, तो क्या हुआ है, पहले तो मिलेगा, धीरे धीरे जा रहा होगा, जब हार्ट से ज्यादा प्रेशर पड़ेगा तो एकदम से बहुत ज्यादा फ्लो मिलेगा, ऐसे बाढ़ से आ जाएगी, जिससे क्या होगा, हार्ट पे प्रेशर पड़ेगा, हार्ट की मसल्स पे, और जब प्रेशर पड़ेगा तो हार्ट की मसल्स क्या होगी, वो परमानेंट डेथ हो जाएगी उन मसल्स की, थोड़े थोड़े पोर्शन की हार्ट की डेथ होने लगे। मतलब हमने क्या बोला, हार्ट पहले ये हुआ, सही से ऑक्सीजन नहीं मिल पाई, हार्ट सही से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा, तो हार्ट को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही। सेकंड केस आएगी, थोड़ा थोड़ा डैमेज हो जाए, थोड़ा थोड़ा पोर्शन हार्ट का डैमेज होने लगे, कैसे, सही से उसका सप्लाई ना मिल पाए ऑक्सीजन की, ब्लड की, या फिर प्रॉपर सही से सप्लाई नहीं हो पा रही ब्लड की, तो क्या होगा, हार्ट की कुछ मसल्स डैमेज हो जाएंगी धीरे धीरे, पहले थोड़ी मसल डैमेज हो, अब पूरे हार्ट डैमेज हो जाए। व्हेन हार्ट स्टॉप बीटिंग, ये फाइनल केस है बीटिंग, और यहां पे बंदा खत्म।
पहले कैड होगी, सबसे पहले हाइपरटेंशन होता है, सिंपल सी चीज है, सारी बीमारी एक के बाद है। सबसे पहले नॉर्मल हाइपरटेंशन होगा। हाइपरटेंशन कैसे हो रहा होगा भाई, बंदे को ज्यादा अच्छा खा रहा होगा, ऑयली ग्लूकोज वगैरह ज्यादा, शुगर वगैरह ज्यादा ले रहा होगा, ऑयली सब्सटेंस भी ले रहा होगा साथ में, तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर ज्यादा रहेगा उसका, ब्लड प्रेशर ज्यादा रहेगा, फैटी सब्सटेंस उसके ब्लड में होंगे, वो जमा होने लगेंगे धीरे धीरे वेसल्स में, फिर उसको होगी कैड, हार्ट की वेसल्स में जमा होने लगेंगे, हार्ट को सप्लाई धीरे धीरे कम होने लगेगी, सप्लाई धीरे धीरे कम होने लगेगी तो क्या हो जाएगी, हार्ट फेलियर की दिक्कत आने लगेगी, हार्ट सही से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, हार्ट की मसल सही सप्लाई नहीं मिल पाएगी, धीरे धीरे क्या होगा, हार्ट की कुछ मसल्स कंप्लीटली डेथ हो जाएंगी उसकी मसल्स की, तब आएगा हार्ट अटैक, कुछ मसल डेथ हो जाएंगी, थोड़े बहुत डेथ हो ठीक है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट करता रहेगा उस टाइम, बंदा जिंदा रहेगा, और फाइनली हार्ट अटैक के बाद पूरा हार्ट खत्म हो जाएगा, जब पूरे हार्ट की डेथ हो जाएगी तब आएगा कार्डियक अरेस्ट, और बंदा यहाँ पे खत्म। इसको ईसीजी पे कैसे पता चलता है, एक साउंड आती है पी पी, फिर आती है पी पूरा, फिर ऐसी लंबी साउंड आती है बीप सी, और यहाँ पे ये इंडिकेशन होता है इसमें ईसीजी में कि कार्डियक अरेस्ट आ गया बंदे को और बंदा मर चुका है। साइन ऑफ कार्डियक अरेस्ट इन ईसीजी, ठीक है। ईसीजी में कैसे पता चलेगा भाई, पी आती है ना, कई बार आपने देखा होगा हॉस्पिटल्स में बजती रहती है मशीन में, पी 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 पी, फिर सीधी लाइन हो जाती है अचानक से, तो क्या होता है, हार्ट ने काम करना बंद कर दिया है और लाइन सीधी हो गई है और बंदा मर चुका है। एक एक करके डिजीज आती है, सबसे पहले हाइपरटेंशन होता है, फिर क्या होगा, हाइपरटेंशन कैड होगा, कैड के बाद क्या होगा, हार्ट फेल होगा, हार्ट फेल के बाद कार्डियक हार्ट अटैक्स आएंगे थोड़ी दूर में, जैसे एक भी हार्ट अटैक आएगा, जब हार्ट अटैक आएगा हार्ट की कुछ मसल्स डैमेज हो जाएंगी, और धीरे जब बहुत ज्यादा डैमेज हो जाएगा तब हार्ट कार्डियक अरेस्ट आ गया, हार्ट खत्म, पूरा हार्ट ने स्टॉप कर दिया बीट करना। तो ये 3 बीमारियां और हैं, इसे भी लिख लीजिए, ये एक ही पैराग्राफ में दे रखी है, ABC करके उन्होंने छोटा छोटा पॉइंट दे रखा है, तीनों हमने अच्छे से समझा दिया। हार्ट अटैक का मतलब क्या है, कुछ मसल्स डैमेज हो गई क्योंकि सही से उन्हें सप्लाई नहीं मिल पाई, इनएडिक्वेट, कभी ज्यादा मिल गई कभी कम मिल गई, तो सही से सप्लाई नहीं मिल पाई, कभी ज्यादा मिल गई तो मतलब प्रेशर ज्यादा था, मसल्स बिल्कुल स्प्लैश हो गई, बहुत ज्यादा प्रेशर भी, आप बाढ़ मार दे बिल्कुल, जैसे हमारे बाढ़ आती है ना घरों में, कई बार एरिया में बंगाल वगैरह में बाढ़ आती रहती है, तो क्या होता है, बहुत प्रेशर से आप किसी घर पे पानी मारेंगे तो क्या होगा, घर टूटेगा नहीं टूटेगा, ऐसी होगा, बहुत ज्यादा प्रेशर से अगर ब्लड आएगा तो क्या होगा, हार्ट की मसल डैमेज होती है। हार्ट फेलियर में क्या होता है, सिंपल कंजेशन ऑफ लंग से होता है, फिर सही से ब्लड की सप्लाई ना मिल पाए हार्ट को, तो उस वजह से हार्ट सही से पंपिंग ना कर पाए, वो फेल हो जाए पंपिंग करने में, जो उसका काम है ना मेन, वो उसको काम को करने में फेल हो रहा है, तो बोलते हैं हार्ट फेलियर। कार्डियक अरेस्ट जब बिल्कुल खत्म हो गया, हार्ट स्टॉप हो गया बिल्कुल बीट, और कैसे हो जाएगा, पी 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 करके साउंड आती है, आपको पता चल जाएगा। और यहाँ पे ये सारी चीजें एक बार से नोट कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर खत्म होता है, नेक्स्ट क्लास में हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।